तो हमारा मसल मास शुड बी मोर एंड फैट जो कंटेंट है वो रिड्यूस होना चाहिए। आज के टाइम में जब हमारे पास लेप्रोस्कोपिक है, रोबोटिक मेथड अवेलेबल है, तो ये जो सर्जरीज हैं दीज आर वेरी रूटीन सर्जरीज। अंदर की रिकवरी है वो भी बहुत फास्ट है। फैट कम होने से इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होनी शुरू हो जाती है और आपका डायबिटीज का लेवल भी बेटर होने लगता है। इनफैक्ट बहुत से पेशेंट ऐसे हैं जिनका डायबिटीज बिल्कुल खत्म भी हो जाता है, उनकी दवाइयां भी बंद हो जाती हैं। बट ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल अपनी पसंद की चीजों को छोड़ देना है, तो वो आप बढ़ते जाइए और वो और फैलता जाएगा एंड द सर्जरी विल फेल। जो ज्यादा हार्मफुल है वो आपका विसरल फैट है, इसीलिए वो मेल एब्जॉर्प्टिव है, इसीलिए उसके अंदर विटामिन्स और बाकी सब चीज़ों की डेफिशिएंसीज होती हैं। जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, तो CGHS बेनिफिशरीज हैं, उनके लिए भी गवर्नमेंट की तरफ से फ्री है। ओज़ेम्पिक पिल की फॉर्म में आती है और जो मॉन्जरो है वो इंजेक्टेबल फॉर्म है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि फास्टिंग की वजह से स्टोन कैसे बन सकता है। मतलब मैं तो कम खा रही हूँ ना। नमस्कार दोस्तों, आज जो पॉडकास्ट का विषय है वो कुछ ऐसा है जिसने सिर्फ हमारे समाज में बल्कि हमारे घरों तक में पैठ जमा ली है। बात कर रही हूँ मैं मोटापे की, यानी कि ओबेसिटी की। वेट लॉस सर्जरी यानी कि बेरिएटिक सर्जरी कब क्यों कराई जानी चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। इन्हीं सवालों के जवाब जानेंगे हम जाने माने बेरिएटिक जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर पंकज शर्मा से, और शल्य क्लिनिक रोहिणी के फाउंडर भी हैं। डॉक्टर पंकज, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका जीवन कोश में। और बहुत लोग 6 महीने में, आपने बोला कि बहुत जल्दी से वेट लूज हो गया, ठीक है। अब बहुत सारे लोग ना ये करते कि अच्छा 6 महीने में अब इतना लूज हो रहा है, अब लेकिन अगले 2 महीने लूज नहीं हो रहा है, ठीक है। अब वो डिसहार्टेंड फील करते हैं कि अरे यार अब तो कुछ हो ही नहीं रहा, अब तो मैं जितना भी कर रहा हूँ कोई मेहनत नहीं हो रही। दे लूज होप। और फिर दूसरा भी मैंने कहीं पढ़ा भी था ये कि जब आप डाइटिंग शुरू करते हैं या जब आप अपने खाने पीने पे कंट्रोल करते हैं तो इसका कोई वापस से इफेक्ट, ड्रॉबैक सिम्टम्स भी होते हैं। वो क्या चीज होती है एग्जैक्टली? एक तो ये है कि हमें ये वेट को आइडियल क्राइटेरिया नहीं बनाना है ऑफ हेल्थ। अच्छा, आपका वेट तो धीरे धीरे रिड्यूस होगा ही, बट जब आप फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाते हैं, मसल मास बिल्डअप होता है, तो वेट कई बार बढ़ भी जाता है उसकी वजह से। अच्छा। तो हमारा क्राइटेरिया ये है कि हमारा मसल मास बढ़ता चला जाए और बॉडी फैट कॉम्पोजिशन, जो जब हम बॉडी की कॉम्पोजिशन को एनालाइज करते हैं तो हमारा मसल मास शुड बी मोर एंड फैट जो कंटेंट है वो रिड्यूस होना चाहिए। अब आई एम सॉरी मैं बीच में टोक रही हूँ, लेकिन ये मसल मास थोड़ा समझा सकते हैं एग्जैक्टली मोटापे और मसल मास में क्या अंतर है और कैसे बचाया जा सकता है मसल मास व्हाइल लूजिंग योर वेट? देखिए, जब हम ओबेसिटी को डिफाइन कर रहे हैं, हम उस समय पे मसल मास को उतना ज़्यादा नहीं देख रहे होते। हमने आपका सिर्फ बॉडी वेट देख लिया और हाइट के प्रोपोर्शन में कितना ज़्यादा है देख लिया। लेकिन जब हम उसको फाइन पॉइंट्स पे एनालाइज करते हैं, जब हम उनका पूरा चार्ट निकालते हैं कि इसमें वेट में क्या क्या चीज़ें कितने परसेंटेज में है, बॉडी में वाटर कितना है, फैट कंटेंट कितना है और मसल कंटेंट। मसल इज अ पैरामीटर ऑफ प्रोटीन्स, हमारी बॉडी में प्रोटीन कितने हैं, और फैट जो है वो दिखाता है ऑयल्स एंड शुगर्स एंड ये सारी जो खराब चीज़ें हैं वो कितनी है। तो मसल मास अच्छा होना या ज़्यादा होना इज़ अ वेरी गुड क्वालिटी, और बॉडी फैट ज़्यादा होना इज़ अ वेरी बैड थिंग। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए, जीरो फैट इज़ अ बैड थिंग ऑल्सो। थोड़ा फैट होना इज़ गुड, वो बॉडी की कुशनिंग है, बॉडी को सपोर्ट देने के लिए, एनर्जी का सपोर्ट देने के लिए एट द टाइम ऑफ क्राइसिस नीडेड है थोड़ा फैट। लेकिन एक्सेस ऑफ फैट इज़ बैड। एट द सेम टाइम मसल मास ज़्यादा होना इज़ ऑलवेज गुड। जैसे जैसे जब जो क्रैश में डाइट करते हैं, विदाउट फिजिकल एक्टिविटी जो वेट रिड्यूस करते हैं, उसके अंदर ये प्रॉब्लम बहुत आती है कि आपका फैट भी रिड्यूस हो रहा है लेकिन आपका मसल भी वीक हो रहा है, जिसको हम सार्कोपीनिया कहते हैं। और वो ओवरऑल हेल्थ के लिए एक बहुत ही नेगेटिव फैक्टर है जब हमारा मसल मास कम हो जाए। तो इसको कैसे चेक में रखें? मतलब ऐसा क्या करें कि आपका वेट तो लॉस हो लेकिन मसल मास नहीं लॉस हो? तो इसीलिए डाइटिंग के साथ आपको फिजिकल एक्टिविटी करना बहुत ज़रूरी है। मसल जो वेट लिफ्टिंग जिसको कहते हैं, हमें बॉडी बिल्डर्स की तरह 100 किलो वेट लिफ्टिंग नहीं, लेकिन अगर हम 4-5 केजी के वेट्स को लेके भी अपनी सारी रूटीन एक्टिविटी को करते हैं, हर मूवमेंट को करते हैं, तो उस तरह की मसल पे जोर डालना इज़ इम्पॉर्टेंट। उसी से मसल बिल्डअप होती है। अच्छा, जब हमने सर्जरी की बात की थी तो
मेन और विमेन में ये अलग-अलग तरीके की सर्जरी करी जाती है? दोनों का प्रोसेस, दोनों का रिकवर करने का टाइम सेम होता है कि अलग-अलग होता है? नहीं, सर्जरी लगभग सब में सेम ही है। प्रोसीजर क्या करना है वो भी हम बीएमआई और पेशेंट की बाकी कंडीशंस को देखते हुए करते हैं। लेकिन ओबेसिटी इन जनरल फीमेल्स में कंपैरेटिवली ज़्यादा पाई जाती है। इसलिए हमें लगता है कि उनको मोटापा ज़्यादा है, बट वो यूजुअली बिकॉज़ उनमें प्रेगनेंसी भी उन्हीं के अंदर होती है और हार्मोनल इश्यूज़ भी उनके अंदर होते हैं, पीसीओडी की प्रॉब्लम होती है। तो वो सब फैट एक्युमुलेटिंग कंडीशंस हैं। इसलिए ओबेसिटी कंपैरेटिवली आपने ज़्यादा देखी होगी, बट प्रोसीजर यूजुअली सर्जिकल प्रोसीजर्स आर सेम फॉर बोथ। और रिकवरी में भी ऑलमोस्ट सेम ही टाइम बिल्कुल, होता है बिल्कुल। इट इज़ अ मिथ के लोग जब डरते हैं कि हमने इतनी बड़ी सर्जरी करा ली। आज के टाइम में जब हमारे पास लेप्रोस्कोपिक है, रोबोटिक मेथड अवेलेबल हैं, तो ये जो सर्जरीज़ हैं दीज़ आर वेरी रूटीन सर्जरीज़। की होल सर्जरीज़ हैं। पेट के ऊपर तो जो निशान आते हैं वो लगभग 10-15 दिन के बाद दिखाई भी नहीं देते हैं। और जो अंदर का प्रोसीजर और अंदर की रिकवरी है वो भी बहुत फास्ट है। हम नॉर्मली जिस दिन पेशेंट को ऑपरेट करते हैं उस दिन शाम को या अगले दिन सुबह से हम लिक्विड डाइट भी शुरू कर देते हैं, पेशेंट को मोबिलाइज भी कर देते हैं और यूजुअली सेकेंड टू थर्ड डे पेशेंट घर भी चला जाता है। तो ये वही प्रोसीजर है जैसे आमतौर पे हर्निया और बाकी जो सर्जरीज में जितना टाइम लगता है रिकवरी लगभग वैसा ही है। सर, हम सर्जरी की बात कर रहे थे, तो जैसे कि आपने बताया कि इस सर्जरी के बाद मसल मास को भी ध्यान में रखा जाता है। विटामिन एब्जॉर्प्शन भी इसमें कुछ कम हो जाता है, या फिर जो हम कम खाना खा रहे हैं अगर इस सर्जरी के बाद, तो बाकी के विटामिन्स की, बाकी की चीज़ों की पूर्ति शरीर में कैसे होती है? मैंने आपको बताया था कि हम 2 तरह के प्रोसीजर्स करते हैं, एक रेस्ट्रिक्टिव और एक मैल एब्जॉर्प्टिव। जो रेस्ट्रिक्टिव प्रोसीजर्स हैं आमतौर पे उनके अंदर कोई मेजर डेफिशिएंसीज नहीं आती और इसीलिए हम अपनी कंट्री में जहाँ पे पेशेंट्स का फॉलोअप हमारे साथ अच्छा नहीं होता, एक बार सर्जरी कराने के बाद वो हमारे पास दोबारा दिखाने नहीं आना चाहते या लंबे समय तक फॉलोअप नहीं करते हैं, ऐसे पेशेंट्स के लिए रेस्ट्रिक्टिव प्रोसीजर्स अच्छे रहते हैं कि वो करा के अगर घर भी चले जाएंगे और हमारे पास बार बार नहीं भी आएंगे तो कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हमने सिर्फ इनटेक कम किया है। एब्जॉर्प्शन जो भी वो खा रहा है उसमें से जितने विटामिन हैं, आयरन है, बाकी सब चीज़ें प्रॉपरली एब्जॉर्ब हो रही हैं। जहाँ मैल एब्जॉर्प्टिव प्रोसीजर्स आते हैं, गैस्ट्रिक बाईपास और बाकी जो और प्रोसीजर्स आते हैं, उनके अंदर डेफिनेटली डेफिशिएंसीज आती हैं। जैसे ही बॉडी का कुछ हिस्सा बाईपास होगा तो उस बाईपास पार्ट में जो एब्जॉर्ब होना था वो नहीं हो पाएगा, तो उन डेफिशिएंसीज को हमें सप्लीमेंट्स के द्वारा पूरा करना होता है। साथ ही साथ पेशेंट को हम फिजिकल एक्टिविटी इंप्रूव करने के लिए, ताकि बॉडी में मसल बिल्डिंग होती रहे, एडवाइस करते हैं। जो भी सर्जरी हम कर रहे हैं वो कोई फाइनल स्टेज नहीं है कि हमने ऑपरेट कर दिया अब तुम सब कुछ भूल जाओ, जो मन करे सो करो, वेट रिड्यूस होता रहेगा। ये एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है डॉक्टर और पेशेंट के बीच में, जहां मैंने कुछ एक प्रोसीजर कर दिया, माई वर्क इज at one stage is done and now your work starts. अब आपको नेक्स्ट स्टेज पे ध्यान देना है कि आपको डाइट कैसे लेनी है, क्या चीज़ें लेनी है। सर्जरी के बाद अगर पेशेंट घी पीता रहेगा, चॉकलेट्स और शुगर सिरप्स पीता रहेगा, तो कितनी भी अच्छी सर्जरी हो जाए वेट रिड्यूस नहीं हो पाएगा ना। आपकी कैलोरीज तो दब के आप खा रहे हैं, तो आपको अपने लेवल पे भी वर्क करना है, आपको कैलोरी इंटेक कम करना है। हमारे डिपार्टमेंट में वी हैव डाइटिशियन ऑल्सो एंड पैरामेडिकल स्टाफ है जो आपको बाकी सारी चीज़ें भी बताते हैं। एंड देयर इज़ अ प्रोसेस कि जब हमने सर्जरी करी पहले आप कैसे लिक्विड डाइट पे आएंगे, उसको लो कैलोरी लिक्विड डाइट कैसे रखना है। और ऐसा नहीं है कि आपको अगर कम कैलोरी खाना है तो आपको बेस्वाद खाना खाना है। वी विल सजेस्ट यू वेरी हेल्दी बट वेरी टेस्टी ऑप्शंस ऑल्सो आफ्टर दैट, जो आप खा सकते हैं। जो सिर्फ प्रॉब्लम आती है कि आपको अर्ली, प्रॉब्लम नहीं मतलब इट इज़ अ गुड थिंग टू हैपन, कि आपको जल्दी पेट भर जाता है। और ये जितने भी प्रोसीजर हैं ये कोई मैकेनिकल प्रोसीजर की तरह से अपना काम ख़त्म नहीं करते, इनमें और बहुत सारी फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। जैसे कि स्टमक को जब छोटा कर दिया तो जो उसका बड़ा वाला पार्ट निकल गया, उसके अंदर एक ग्रेलिन हार्मोन सिक्रीट होता है जो कि सैटिस्फैक्टरी सेंटर पे वर्क करता है ऊपर जाके। तो आपका पेट तो छोटा होता ही होता है, लेकिन साथ ही साथ आपको
अपने आप अंदर से जो डिजायर टू ईट है या भूख लगने की है वो भी कम हो जाती है। फिर जैसे जैसे आपका समय बीतता है सर्जरी का और आपका वेट रिड्यूस होता चला जाता है, जिसमें आपका मेनली फैट की तरफ से रिड्यूस हो रहा है बिकॉज आप डाइट में प्रोटीन्स पे वर्क कर रहे हैं, तो फैट कम होने से इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होनी शुरू हो जाती है और आपका डायबिटीज़ का लेवल भी बेटर होने लगता है। इनफैक्ट बहुत से पेशेंट ऐसे हैं जिनका डायबिटीज़ बिल्कुल ख़त्म भी हो जाता है, उनकी दवाइयाँ भी बंद हो जाती हैं। तो ये एक प्रोसेस अपने आप में है जो रेगुलर कॉन्टिन्यूस चलता रहता है, बट एट द सेम टाइम जो हम डाइट में बाईपास करके कुछ चीज़ों की कमी कर देते हैं, उनको हमें रेगुलरली पेशेंट को आयरन और मल्टीविटामिन, कैल्शियम वगैरह दे के सप्लीमेंट करते हैं और फॉलोअप में उनको चेक करते रहते हैं एवरी 3 मंथ्स 6 मंथ्स कि हाँ उनका लेवल जो है वो ठीक चल रहा है। तो अगर मैं एक फूडी थी जो बहुत सारा खाती थी और मेरा वजन भी बहुत सारा था, अब मैंने ये सर्जरी करा ली, राइट, तो अब मेरा अंदर से मन नहीं करे, मतलब जो पिज्जा में पूरा एक मीडियम पिज्जा या एक लार्ज पिज्जा खा लेती थी वो अब मैं नहीं खा सकती, मेरा अंदर से मन नहीं करेगा, या फिर अगर मैंने मान लीजिए वो पूरा पिज्जा खा भी लिया तो फिर उसके क्या साइड इफेक्ट्स है? नहीं, ये जो सैटिस्फैक्शन की फीलिंग है ये एक स्पेसिफिक फूड के लिए नहीं है। जब हमारा पेट भरा होता है तो हमारी पसंद की चीज़ भी सामने रखी होती है तो हम कहाँ बहुत ज़्यादा खाते हैं। पॉइंट। तो आपको आधी रोटी, एक बाइट ऑफ पिज़्ज़ा, एक गुलाब जामुन का पीस, आइसक्रीम के एक स्कूप, इसको खाने के बाद ठीक लगेगा कि हाँ अब मेरा मन भी भर गया, क्योंकि पेट भरने के साथ साथ मन भी भर जाता है। तो छोटा स्टमक है, आपको जल्दी ही वो फीलिंग आएगी कि अब फुल हो गया है, तो आपका मन भी भर जाएगा। और ऑब्वियसली कुछ पाने के लिए कुछ खोना है तो थोड़ा तो अपने आप में एफर्ट डालने भी पड़ेंगे कि हमें, बट ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल अपनी पसंद की चीज़ों को छोड़ देना है, आपको उनका पोर्शन साइज रिड्यूस करना है और खा सब कुछ सकते हैं। मतलब पहले जब मैं 4 रसगुल्ले में मेरा मन भरता था तो अभी मैं आधा रसगुल्ला या एक रसगुल्ला खा के सफिशिएंट फील कर सकती हूँ, फील होगी, भरा हुआ फील होने लग जाएगा थोड़ा। इफ इन केस कि मैंने एक्स्ट्रा जबरदस्ती ओवर ईटिंग कर भी ली, खा भी लिया, तो फिर क्या होगा? मतलब स्टमक जो है ना वो एक मसल की ट्यूब है। आपने बैग देखा होगा, आप उसमें 1 किलो चीनी डालते हैं, फिर आप उसके अंदर एक और डालते हैं, वो और थोड़ा फैल जाता है। सो आपने अगर ये अपनी कोशिश जारी रखी कि मुझे इसको बड़ा करना ही करना है, तो वो आप भरते जाइए और वो और फैलता जाएगा एंड द सर्जरी विल फेल। सो ये आपको ध्यान रखना ही है कि जब आपने एक पतली ट्यूब बनाई है, उसकी कैपेसिटी 200-250 ml है, तो आप उतना ही खाएं जिसने में आपको पेट भर जाए। नियत नहीं भर रही उसका तो कोई इलाज नहीं है। सब दिल है कि मानता नहीं, क्या करें? वंस इन अ वाइल कभी थोड़ा ओवर ईट इट्स ओके, लेकिन इतने आप एक सर्जरी करा रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि मेरा वेट रिड्यूस हो, तो मन को भी थोड़ा समझाना पड़ेगा कि मुझे अपनी क्वांटिटी पे, पोर्शन साइज पे कंट्रोल करना है। आप पसंद की सब चीज़ें खाइए लेकिन उसका पोर्शन साइज छोटा कर लीजिए। अच्छा सर, ये विसरल फैट क्या चीज़ होती है? मैं काफ़ी जगहों पे पढ़ती हूँ, लेकिन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है विसरल फैट, बिकॉज इससे ही हमारी एशियन पॉपुलेशन की जो ओबेसिटी की मैनेजमेंट है उस पर भी बहुत बड़ा फर्क आया है। विसरल फैट का मतलब है जो विसरा माने जो अंदर के ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन्स के अराउंड जो फैट होता है दैट इज कॉल्ड विसरल फैट। जो लिवर के आसपास, स्टमक के पास, इंटेस्टाइन के अराउंड, पेट के अंदर जो फैट है, बेली फैट भी जिसको कहते हैं। और सबक्यूटेनियस फैट वो है जो स्किन के नीचे पड़ा हुआ है। शरीर को थोड़ा बेडॉल शायद आपका सबक्यूटेनियस फैट दिखाता है, लेकिन जो ज़्यादा हार्मफुल है वो आपका विसरल फैट है, बिकॉज विसरल फैट ही इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो उसको क्रिएट करता है। जब हमने शुरू में बेरियाट्रिक सर्जरी शुरू हुई और स्टडीज़ हुई, वो सारी वेस्टर्न स्टडीज़ थी। उन्होंने जो BMI का क्राइटेरिया था वो ज़्यादा रखा, लेकिन जो एशियन पॉपुलेशन है उनमें जेनेटिक्स की वजह से, प्लस जो हमारी डाइट है जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा हैं, प्रोटीन्स कम हैं, इन सब की वजह से भी इंडियंस के अंदर विसरल फैट ज़्यादा होता है। इसीलिए अब स्टडीज आ चुकी हैं कि जो वेस्टर्न क्राइटेरिया था वो इंडिया में नहीं चल रहा, हमारे लिए और BMI लोअर हो गया है। अगर उनका 35 पे सर्जरी बनती थी, हमारे यहाँ 32.5 पे इंडिकेटेड है, क्योंकि हमारे अंदर उसी वेट पे विसरल फैट का क्वांटिटी ज़्यादा है।
इसलिए जब सेंट्रल फैट ज़्यादा है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस ज़्यादा है, शुगर की प्रॉब्लम ज़्यादा है। तो इसलिए विसरल फैट जो है वो ज़्यादा डेंजरस चीज़ है, और उसी को मैनेज करने में ये जो हम बेरियाट्रिक प्रोसीजर्स करते हैं, ये उसके ऊपर ज़्यादा वर्क करते हैं। तभी हमारा जो डायबिटीज़, हार्ट का, लिपिड्स की प्रॉब्लम, ये सब बेरियाट्रिक सर्जरी के बाद बहुत हद तक सेटल हो जाती है। तो ये गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी इससे कैसे अलग होती है? हमने जब शुरू में डिस्कस किए थे 2 हाँ प्रोसीजर, जी। रेस्ट्रिक्टिव और मैल एब्जॉर्प्टिव। सो गैस्ट्रिक बाईपास इज अ मैल एब्जॉर्प्टिव प्रोसीजर। ओके। उसके अंदर हम एक छोटा सा स्टमक का टुकड़ा लेते हैं स्टेपलर करके, और छोटी आंत के एक लूप को लाकर उसके साथ जोड़ते हैं। तो जो आपने खाया स्टमक में वो सीधा छोटी आंत में जल्दी चला गया, तो उसको एब्जॉर्ब होने के लिए उतना टाइम भी नहीं मिला, उतना प्लेस भी नहीं मिला, इसीलिए वो मैल एब्जॉर्प्टिव है। इसीलिए उसके अंदर विटामिन और बाकी सब चीज़ों की डेफिशिएंसीज होती हैं। और इसीलिए हम डिस्कस कर रहे थे कि वो लोग जो फॉलोअप के लिए नहीं आ सकते किसी भी कारण से, चाहे उनका सोशल स्टेटस है या वो बहुत दूर रूरल एरिया में कहीं रहते हैं, उनमें हम मैल एब्जॉर्प्टिव प्रोसीजर्स नहीं करते हैं। उनके अंदर हम रेस्ट्रिक्टिव करते हैं, ताकि नहीं भी अगर वो फॉलोअप के लिए आ रहे, स्टिल दे गेट अ गुड वेट लॉस विदाउट अ नीड कि वो हमारे पास बार बार आके सप्लीमेंट का चेकअप कराएं कि कोई कमी है। बिकॉज जो कुछ विटामिन की डेफिशिएंसीज हैं जिनको तो हम नॉर्मली ब्लड टेस्ट और इनके द्वारा देख सकते हैं, लेकिन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बहुत सारे होते हैं जिनकी डेफिशिएंसीज को डिटेक्ट करने के टेस्ट भी अवेलेबल नहीं है या बहुत कॉस्टली हैं। तो वो नहीं देख पाएंगे, तो पेशेंट्स को और प्रॉब्लम जैसे स्किन खराब होना, बाल झड़ना, वो सब शुरू होगा। तो जो फॉलोअप नहीं कर सकता बहुत अच्छा, बिकॉज ऑफ सम पर्सनल रीजन, अदरवाइज तो हर एक को फॉलोअप करना ही चाहिए। कोई भी सर्जरी हो उसके बाद सर्जन के पास बार बार जाना चाहिए। लेकिन अगर किसी वजह से ऐसा सर्कमस्टांसेस है कि फॉलोअप डिफिकल्ट है, उनके लिए स्लीव गैस्ट्रेक्टमी इज अ बेटर प्रोसीजर। सर, जैसे कि आपने भी बताया कि कुछ रूरल एरिया के लोग हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो सर्जरी कराना जिनके लिए बहुत आर्थिक रूप से इतना आसान नहीं है, तो ये सर्जरी आजकल इंश्योरेंस वगैरह में ऐड हो जाती है। अगर हम बेरियाट्रिक सर्जरी को कॉस्मेटिक सर्जरी मानेंगे तो हम इन विषयों पे बात करेंगे। ये एक सर्जरी है जो आपके लिए ज़रूरी है। अगर आपका हर्निया अटक गया तो क्या आप पैसों को सोचेंगे? आप सर्जरी कराएंगे ही। अगर गॉल ब्लैडर में स्टोन अटक गया या जॉन्डिस हो गया या कोई और रीज़न हो गया, तो मुझे लगता है कि हम बहुत ज़्यादा अभी भी बेरियाट्रिक को कॉस्मेटिक से ज़्यादा रिलेट कर रहे हैं, उसको बीमारी से नहीं कर रहे हैं। जबकि WHO ने भी ओबेसिटी को एक क्रॉनिक इलनेस डिक्लेयर किया हुआ है, लेकिन हम अभी उस बात को मान नहीं रहे। पर ठीक है, अगर पैसे की प्रॉब्लम वाला इशू आता ही है तो एक तो मेडिक्लेम्स भी अब इसको कवर करने लगे हैं, प्लस गवर्नमेंट भी कवर करने लगी है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, तो CGHS बेनिफिशरीज हैं, उनके लिए भी गवर्नमेंट की तरफ से फ्री है। प्लस गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर भी बेरियाट्रिक सर्जरीज हो रही हैं। इनफैक्ट दिल्ली में तो बहुत ही कॉमनली सभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में हो रही हैं। अच्छा सर, बीच में हमने पिल की बात करी थी, तो एक वर्ड मैंने पढ़ा था, सेल्फ इंजेस्टिबल गैस्ट्रिक बलून प्रोसीजर, और इसमें मैंने सुना था कि बस आपको एक पिल खानी है और फिर आपका काम जो है वो सॉर्ट है वेट लॉस करने का। मतलब क्या है ये पिल एग्जैक्टली? कोई भी आसान रास्ता ज़िंदगी में कुछ भी पाने का नहीं है। आपको वेट रिड्यूस करना है तो भी थोड़ी मुश्किलें तो बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। ये जो गैस्ट्रिक बलून है, ये बहुत साल पहले भी आया था, बेरियाट्रिक से पहले भी आया था। उस समय पे इसको एंडोस्कोपिकली डाला जाता था। अच्छा। सो पेशेंट्स को लगता था कि कोई पहले एक मोटी सी ट्यूब पेट में जाएगी, फिर उसके अंदर वो फ्लूइड भरा जाएगा, और फिर उसको निकालने के लिए भी दोबारा एंडोस्कोपी होती थी और फिर निकाला जाता था। अभी रिसेंट टाइम में एक इंजेस्टेबल पिल टाइप ऑफ बलून्स आ गए हैं, जिनमें आप लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उसको घर बैठे खा सकते हैं। आपको डॉक्टर के या क्लिनिक पे या हॉस्पिटल में ही जाना पड़ेगा। जैसे आपने होली के गुब्बारे देखे हैं ना, कि जिनमें एक पतला सा पाइप जुड़ा है और नीचे बलून है। जब आप ऊपर से भरते हैं और फिर वो नीचे अलग हो जाता है, लगभग इसी तरह का एक पिल आई है जिसके साथ एक पतली सी ट्यूबिंग अटैच्ड है। आप उस पिल को स्वेलो कर लेते हैं, पर उसका एक पतला एंड बाहर रहता है। हम उसको एक्सरे फ्लोरोस्कोपिकली देखते हैं कि वो ठीक जगह पे पहुंच गया है, और फिर हम उसके अंदर फ्लूइड फिल कर देते हैं।
जैसे ही हमने अराउंड 500-600 जितना हम एक्सपेक्टेड फ्लूइड लिया और पाइप निकाल लिया, तो एक बलून अंदर रह जाएगा। अब बलून अंदर रहने से क्या है, जैसे आपने अगर बहुत सारा खाना खा लिया तो आपको क्या फील आती है कि मेरा पेट भरा पड़ा है और वॉमिट हो जाएगा। नौजिया सा फील हो रहा है। हाँ, सो बलून का जो प्रॉब्लम है वो यही है। बलून आपको एक सटाइटी की फीलिंग देगा, पेट में कुछ भरा हुआ है, लेकिन हर कोई उस बलून को टॉलरेट नहीं कर पाता। उसका एडवांटेज सिर्फ यही है कि एक तो आपने ओपीडी प्रोसीजर बिना एंडोस्कोपी के करा लिया, एंड इट हैज़ अ शेल्फ लाइफ, तो उतने महीने के बाद वो ऑटोमेटिकली डिसइंटीग्रेट होता है और फिर नीचे से निकल जाता है डिसइंटीग्रेट होके। आपको उसको निकालने के लिए दोबारा से एंडोस्कोपी या कोई प्रोसीजर करने की ज़रूरत नहीं है। बट जो साइड इफ़ेक्ट्स या प्रॉब्लम्स बलून के साथ हैं वो यही है कि आपको हर समय 24 घंटे फुलनेस की फीलिंग रहेगी और नॉजिया, वॉमिटिंग कई लोगों को तो इनटॉलरेबल होता है। वी हैव हैड अ फ्यू पेशेंट्स जिन्होंने सर्जरी से बचने के लिए इनिशियली बलून डलवाया, लेकिन इतनी ज़्यादा फुलनेस और नॉजिया था कि दे हैव टू गेट इट पंक्चर्ड एंड रिमूव्ड। अच्छा सर, जब पिल की बात हो रही है तो हम आजकल जो सुपर फेमस पिल्स हैं उनकी भी बात कर लेते हैं। आजकल बड़े सेलिब्रिटीज जो हैं वो बताते, बड़े शौक से बता रहे हैं पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे कि हमने ओजेम्पिक पिल खाई है। एक और पिल का नाम मोंजारो करके मोंजारो, और करण जौहर जैसी सेलिब्रिटीज हो गई या कपिल शर्मा जैसी सेलिब्रिटीज हो गई, वो बहुत पब्लिकली इस बात को मान रहे हैं कि हाँ हमने खाई है, हम खाते हैं, राइट, हमें फायदा भी हुआ है। लेकिन जहाँ तक मैंने सुना है और मैंने पढ़ा है, ये पिल्स एग्जैक्टली किसी और बीमारी के लिए थी, लेकिन अब इसको वेट लॉस के लिए लोग खाने लगे हैं, या जिस तरीके से इसको इतनी हाइप मिल रही है, एक नॉर्मल आदमी भी यही सोचेगा कि अगर दवाई खाने से, आधा काम करने से, वही शॉर्टकट वाली बात जो आपने की, आधा काम करने से अगर मुझे ज्यादा फायदा मिल रहा है तो मैं वो 2 साल की मेहनत करूं क्यों, मैं 2 महीने में कर लूंगा। ये पिल कितनी कारगर हैं और इनके क्या साइड इफेक्ट्स हैं, ये मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा खुल के बताएं, सो दैट कि ये जो शॉर्टकट लेने वाले हमारी आदत है इसको थोड़ा फुल स्टॉप लगे। ओजेम्पिक पिल की फॉर्म में आती है और जो मोंजरो है वो इंजेक्टेबल फॉर्म है, लेकिन इट्स अ वीकली इंजेक्शन, हफ्ते में एक बार लगेगा। देखो, फुल प्रूफ कोई चीज़ नहीं है, साइड इफ़ेक्ट के बिना इनमें से कुछ भी नहीं है, और इंडिकेशन के बिना लेने पे तो अमृत को भी जहर बन जाता है। तो उसी तरह से जिनमें ज़रूरत नहीं है, अगर वो अपनी कॉस्मेटिक पर्पज से ले रहे हैं तो दैट इज़ नॉट अ राइट वे। और मुझे लगता है सेलिब्रिटीज़ को भी ये ध्यान में रखना चाहिए कि व्हाट दे आर सेइंग, बिकॉज द मैसेज गोज टू होल पब्लिक। और ये कोई जादुई पिल नहीं है। हाँ, डेफिनेटली ये जब आई थी मार्केट में, ये डायबिटीज़ के इलाज के लिए आई थी, बट एज अ साइड इफेक्ट वेट रिडक्शन देखा गया। बट अब ऑब्वियसली कंपनीज भी और साइंटिफिक बॉडीज भी इसको वेट रिडक्शन के लिए कर रही हैं यूज़, पर इंडिकेशन के बिना यूज़ नहीं किया जाना चाहिए। हम लोग इंडिकेट उन लोगों के लिए करते हैं, जो बहुत से लोग हैं जो सर्जरी के लिए फिट नहीं है, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि आपने एक इंजेक्शन लगाया और आपका वेट रिड्यूस हो गया। सालों साल तक ये इंजेक्शन आपको लेना पड़ेगा वीकली बेसिस पे। ये कॉस्ट इफेक्टिव भी नहीं रहेगा। ऑलमोस्ट आई थिंक 1 मंथ की कॉस्ट अराउंड 15 to 20,000 आती है इंजेक्शन की कॉस्ट। वीकली आप लेते हैं, 6 महीने तक आपको लगता है कि वेट रिड्यूस, ऐसा नहीं है वेट रिड्यूस नहीं हो रहा, इट कॉजेज वेट रिडक्शन। ये वही हार्मोन्स हैं जो हम अदरवाइज जिन पे वर्क कर रहे थे इतने समय से, तो ये बने हैं वेट रिडक्शन के लिए, और ये आपकी शुगर और उनको भी कंट्रोल में करते हैं। लेकिन एक तो आपको लंबे समय तक इनको रेगुलर लेना है। द मोमेंट यू विल स्टॉप देम, उसके बाद वेट गेन होना शुरू हो जाएगा। सर्जरी के साथ देखिए ये है कि सर्जरी का आपको डिसएडवांटेज ये लगता है कि एडमिट होना है, बॉडी में कटिंग होनी है, लेकिन दैट इज़ अ वन टाइम वर्क। उसके बाद आपको एटलीस्ट सर्जरी से रिलेटेड और चीज़ें नहीं करनी, सिर्फ डाइट कंट्रोल है। इसमें आपको रेगुलरली वीकली इंजेक्शन साल भर तक लेना है, तो आप मान के चलिए साल में 52 हफ्ते, 52 इंजेक्शन, 1 ईयर, अराउंड 20,000 पर मंथ का खर्चा देखते हुए, और ये आपको लेते रहना है। एक बार आपने अपना वेट अचीव कर लिया, उसके बाद आपको मेंटेनेंस डोज पे भी इनको लेना ही पड़ेगा, अदरवाइज इनको छोड़ने के बाद वेट गेन दोबारा शुरू। तो ये इतनी भी अच्छी नहीं है जितना कि इतने आसान से इसको बताया जा रहा है। प्लस इनके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी हैं। कुछ माइल्ड हैं, जैसे नॉजिया फील होता है,
जो भी वेट रिडक्शन प्रोसीजर्स हैं उन सब के साथ थोड़ा रहता है, नौजिया होना, फुलनेस की फीलिंग होना, कईयों को वॉमिटिंग हो जाना, गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंसेस जो हैं। पर बिना प्रॉपर पेशेंट का चेकअप किए उसके अंदर बाकी कोई बीमारी नहीं है वो देखे हुए देना डेंजरस भी है। कुछ तरह के थायराइड कैंसर्स हैं जिनके अंदर ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, पेनक्रियाज की कुछ डिजीजेज हैं जिनके अंदर ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, कुछ और हमें इवेलुएट कर लेना चाहिए जिनमें फैमिली हिस्ट्री ऑफ मेलिग्नेंसीज होती हैं, वो वाली मेलिग्नेंसीज को देखते हुए कि ऐसा तो नहीं है ये पेशेंट। उनके अंदर आई के अंदर भी कुछ एक साइड इफेक्ट देखे गए हैं सडन ब्लाइंडनेस वाले, हालांकि वो 100% प्रूवन नहीं है, आर दे बिकॉज ऑफ दिस और बिकॉज ऑफ द डायबिटीज दैट पेशेंट ऑलरेडी है, बट स्टिल अभी तक उसके ऊपर भी चल रहा है सडन ब्लाइंडनेस को लेकर। एंड अगर ये डायबिटीज के लिए थी मेडिसिन, मेरे को डायबिटीज नहीं है, राइट, अभी तक नहीं हुई है, मोटापा है पर डायबिटीज अभी तक नहीं हुई है मुझे, और अगर मैं इस तरीके की पिल्स खाती हूँ, इस तरीके का इंजेक्शन लेती हूँ, तो फिर कोई साइड इफेक्ट तो होता होगा ना, कि जो बीमारी ही नहीं है मुझे, मैं उसकी अगर दवाई खा रही हूँ तो फिर मेरी बॉडी पे क्या असर पड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं है, ये सब बहुत ही ज़्यादा बड़े लेवल पे लाखों करोड़ों पेशेंट्स के ऊपर स्टडी करके ही फाइनली डिसाइड किया जाता है कि किस चीज़ से कितना फ़ायदा और नुकसान होगा। सो आज के समय पे इन सबको स्टडी करके अच्छा सा देखा गया है, और वेट रिडक्शन इज़ नाउ द मेन इफेक्ट ऑफ दीज मेडिसिन। तो अब ये इनका जो यूज़ वेट रिडक्शन के लिए दैट इज़ जस्टिफाइबल। अच्छा, बट जस्टिफाइबल है जब आपका डॉक्टर आपको सजेस्ट कर रहा है, बिकॉज वो आपको देख रहा है, आपकी बाकी सारी प्रॉब्लम्स को भी देख रहा है। अगर किसी बच्चे को ये आप शुरू करेंगे और कहेंगे कि जब तक जिंदगी है तब तक खाओ, तो देन इट इज़ नॉट द राइट वे टू डू। अगर कोई पेशेंट है जो सर्जरी के लिए फिट नहीं है बिकॉज ऑफ कार्डियक इश्यूज या किसी और कारण से, बट वेट उसको बहुत तंग कर रहा है, उनके लिए ये इंडिकेटेड है, अच्छा प्रोसीजर है। तो हमें वे करना है कहाँ पे ये इंडिकेटेड है और कहाँ पे नहीं है, तभी लेना चाहिए। तो सर जब ये पिल्स वगैरह हम यूज करते हैं, इवन जब डॉक्टर सजेस्ट करते हैं, तो इसमें मसल लॉस होता है फिर? देखिए, वेट लॉस हमेशा ही सब कुछ लॉस के साथ होता है, उसमें फैट लॉस भी हो रहा है और आपका मसल मास लॉस भी हो रहा है। आपको अपनी फिजिकल एक्टिविटी एंड मसल ट्रेनिंग करनी ही पड़ेगी। ये हम आम लोगों के लिए भी है जो कोई दवाई भी नहीं खा रहे। अगर हम सोचते हैं कि 1 किलो वजन कम कर लें, तो हम सिर्फ फैट लॉस नहीं करते, हम अपना मसल लॉस भी करते हैं। तो जब भी आपको वेट रिडक्शन करना है, एसोसिएटेड जिमिंग, एक्सरसाइज, रनिंग, मस्कुलर स्ट्रेंथनिंग करनी ही पड़ेगी, अदरवाइज मसल लॉस ज़्यादा होगा, फैट लॉस कम होगा और नुकसान हो जाएगा। अच्छा सर, जब वेट लॉस का प्रोसीजर चल रहा होता है, जब व्यक्ति वेट लॉस करता है, तो मैंने कई लोगों में देखा है, एक स्टैंड अप कॉमेडियन भी हैं, पिछले 4-5 साल पहले जब उन्होंने वेट लॉस की ये जर्नी शुरू करी थी, तो उन्होंने स्टेज पे आके इस बात का मजाक भी उड़ाया था कि सी देखो मेरा स्किन कैसी हो गई है। या अदनान सामी ने जब अपना वेट लॉस किया था, तो जब उनकी फर्स्ट पिक्चर्स आई थी, तो वो भी बड़ा अजीब सा चेहरा, बड़ा ऐसा स्किन बड़ी अजीब सी थिल सी हो जाती है। ये किस कारण से होता है और उसको कैसे ठीक किया जा सकता है? जब भी हम एक्यूट मतलब शॉर्ट ड्यूरेशन में ज़्यादा वेट लॉस करेंगे, वो चाहे हम सर्जिकली करें या मेडिकली करें या डाइट से करें, तो स्किन सैग करेगी। हम अगर बैलेंस तरीके से धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वेट रिडक्शन करते हैं विद एक्सरसाइज, तो टोनिंग होती चली जाती है, स्किन भी ठीक रहती है। जब हमने ये कोई भी सर्जरी बैरिएट्रिक के बाद या इंजेक्शन के बाद जब हम वेट रिड्यूस करते हैं, तो जो एक्स्ट्रा स्किन हैंग करने लगती है बेली पे भी, ट्राइसेप एरिया में, हाथों के थाइज पे, उन सबको फिर हम कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स के द्वारा रिपेयर करते हैं, एब्डोमिनोप्लास्टीज करके ट्राइसेप्स एरिया में भी स्किन को रिपेयर करते हैं, उस पर भी वर्क किया जा सकता है, बट दैट इज मोर ऑफ अ कॉस्मेटिक थिंग देन अ मेडिकल थिंग। इसी सर्जरी की बात करते हैं, वेट लॉस सर्जरी की। ऐसे भी कुछ कारण हो सकते हैं कि हम, आपने ये बहुत अच्छे से बताया कि किन कारणों की वजह से हम वेट लॉस सर्जरी करते हैं, लेकिन क्या ऐसे भी कोई पेशेंट होते हैं जिनको हम ये सर्जरी 1000 प्रॉब्लम्स के बावजूद नहीं कर सकते? देखिए, अब धीरे धीरे एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशंस जो बिल्कुल ही ना करने के कारण है, वो तो बहुत ही कम हो चुके हैं, लेकिन फिर भी कुछ रीजंस हैं जिनमें हम कॉन्ट्राइंडिकेशंस कहते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर पेशेंट को इस तरह की मेडिकल इलनेस हैं
कि एनेस्थीसिया के लिए वो बिल्कुल फिट ही नहीं है, हम उसको बेहोश कर ही नहीं सकते, आइदर सम मेजर कार्डियक इशू और एनी अदर थिंग। तो उनमें सेकेंडली जो नॉन कंप्लायंट पेशेंट हैं, जिनको हम कितना भी समझा लें वो खाना पीना छोड़ेंगे ही नहीं। और थर्डली जो भी सब्सटेंस अब्यूज़ करते हैं पेशेंट, अल्कोहलिक पेशेंट हैं या ड्रग्स लेते हैं, उन सब को भी हम अवॉइड करते हैं। दैट्स एन ऑलमोस्ट एब्सोल्यूट कॉन्ट्राडिक्शन, बिकॉज हमें पता है कि वो कंप्लायंट नहीं रहेंगे एंड लॉट ऑफ अल्कोहल जो है वो दैट इज़ डेंजरस। सो हम नॉन कंप्लायंट पेशेंट्स में और जो भी अनफिट फॉर एनेस्थीसिया पॉइंट ऑफ व्यू, हम उन पेशेंट्स में तो मना ही करते हैं सर्जरी करने की। सर वेट लॉस सर्जरी, वेट लॉस के दौरान कैलोरी डेफिशिट का क्या रोल रहता है, कैसे करते हैं ये? कोई भी चीज़ हमें जब रिड्यूस करनी है तो उसमें अंदर कितना गया और उससे बाहर कितना निकला, उसको चेक करना है। सो हमने कितनी कैलोरीज इनटेक ली और हमने कितनी कैलोरीज बर्न करी, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है वो प्रूव करेगा कि हम वेट रिड्यूस करेंगे या गेन करेंगे। अगर हम सिडेंट्री लाइफ है, सोफे पे बैठे रहना है और हमने बहुत एक्स्ट्रा कैलोरीज खानी है, तो हमेशा हमारा जो बैलेंस है वो पॉजिटिव रहेगा एंड वी विल कीप गेनिंग द वेट। ऑन द अदर हैंड, अगर हमारी कैलोरीज का इनटेक कम हो गया है और हम बर्न ज़्यादा कर रहे हैं कैलोरीज, सो वी बिकम कैलोरी डेफिसिट और हम फिर वेट रिडक्शन और बाकी चीज़ें करेंगे। सो कैलोरी डेफिसिट होना इज नीडेड फॉर वेट रिडक्शन। फास्टिंग के ऊपर मैं ज़रूर बात करना चाहूँगी, क्योंकि हमारे देश में फास्टिंग दो तरीके से करते हैं लोग। एक कि जब डॉक्टर सजेस्ट करता है ओमैड वगैरह, जहाँ हम ये टर्म्स यूज़ करते हैं, और एक रिलीजियस फास्टिंग भी होती है जहाँ पे अभी नवरात्रे हैं हमारे, रोज़ा रखते हैं लोग। मैं जानना चाहती हूँ कि इससे ये फास्टिंग तो हमने पढ़ लिया, जान लिया, इतने अवेयर हो गए कि नहीं फास्टिंग तो ज़रूरी है, देखो हमारे पुराने टाइम से करते आ रहे हैं, आज की नई थोड़ा ना चीज़ है ये। लेकिन उस दौरान फास्टिंग के भी क्या गलतियां करते हैं लोग कि इसका फायदा होने की बजाय नुकसान होता है? वाई आई एम आस्किंग दिस, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को फास्टिंग करते देखा है जो फास्ट में चाय के ऊपर चाय, चाय के ऊपर चाय, चाय के ऊपर चाय पीते रहते हैं। चाय भी नहीं पी रहे हैं तो सुबह से शाम उन्होंने कुछ नहीं खाया है, और अब रात में जाके वो कुछ तला भुना पकौड़े, बल्कि जब हम रमज़ान के वो देखते हैं पार्टीज की वीडियोस देखते हैं तो उसमें देखते हैं नॉन वेज भी है, मीठा भी है, जूस भी है। क्या सही तरीका है फास्टिंग करने का? एक तो जो पुराने कंसेप्ट थे कि वंस अ वीक फास्ट कर लेना चाहिए, दे वर वेरी गुड कंसेप्ट। जब आप खाते हैं तो डिटॉक्स एक तरह से बॉडी को करने का ज़रूरत होती है, वो इट्स अ गुड वे। जो हमें ध्यान रखना है कि अगर हम फास्टिंग कर रहे हैं, एक तो हाइड्रेशन एडिक्वेट हो, हम लिक्विड बहुत ज़्यादा लें ताकि बॉडी के अंदर पानी की कमी ना हो, और जो हमने अभी पिछले पॉइंट पे डिस्कस किया कि कैलोरी डेफिसिट रहना तो ज़रूरी है ही है। अगर हमारा एक टाइम पे हमने बहुत हाई कैलोरी खा लिया तो फास्टिंग इज़ यूजलेस। तो हमें फास्टिंग के टाइम पे फ्रूट्स, जूसेस या ब्लैंड चीज़ें, हल्का खाना, उसका ध्यान रखना है। रादर देन फीस्ट करने के हमें फास्ट करना है प्रॉपर। रिलीजियस में ये है। जो वेट रिडक्शन के लिए स्पेसिफिकली फास्टिंग करते हैं वो लोग बहुत बार कोशिश करते हैं कि आपने जो एक पैटर्न बताया, ओमेड ले लिया या इंटरमिटेंट फास्टिंग कर लिया। हर पेशेंट के लिए ऐसा नहीं है कि ओमेड सबको ही सूट करेगा या इंटरमिटेंट सबको ही सूट करेगा। स्पेशली अगर आप डायबिटिक हैं तो ये बिल्कुल ही नहीं करने हैं आपको इस तरह की फास्टिंग पैटर्न। अगर बाकी तरफ से हेल्दी भी हैं तो भी आपको देखना है कि आपको किस तरह का डाइट पैटर्न सूट करता है। हर एक के लिए ओमेड या हर एक के लिए ये नहीं बना है, एंड दीज आर क्रैश डाइटिंग कोर्सेज। आपने वीक किया और आपने काफ़ी रिड्यूस कर लिया, पार्टी के लिए किया और फिर आपने गेन कर लिया, सो ये अदरवाइज भी एडवाइजेबल मेथड नहीं है। प्लस इन वाली फास्टिंग से, क्रैश फास्टिंग से बॉडी के अंदर और बहुत सारे नुकसान होते हैं। जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि गॉल ब्लैडर में स्टोन्स तक बन जाते हैं अगर आप बहुत लंबे समय तक फास्टिंग कर रहे हैं। तो फास्टिंग की वजह से स्टोन हो सकता है, ये तो मतलब मेरे को पहली बार, क्योंकि फास्टिंग मैं भी करती हूँ और बहुत सालों पहले मुझे स्टोन का भी प्रॉब्लम रहा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि फास्टिंग की वजह से स्टोन कैसे बन सकता है। मतलब मैं तो कम खा रही हूँ ना, स्टोन कैसे बन गया? ओकेजनल फास्टिंग से ऐसा नहीं होता, प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग से होता है। और होता क्या है कि गॉल ब्लैडर जो हमारी बॉडी में है उसका फंक्शन जो है वो स्टोर हाउस का है। बाइल जो है वो लिवर में बनता है और गॉल ब्लैडर में सिर्फ स्टोर होता है।
उसके बाद जब भी हम फैटी फूड को पचाना होता है, जब हम खाना खाते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट करता है और बाइल निकल के इंटेस्टाइन में आ जाता है उसको पचाने के लिए। तो जब हम बहुत लंबे समय तक फास्टिंग करते हैं, सिर्फ लिक्विड्स पे ही 2-2 3-3 दिन है या ऐसा है, तो गॉल ब्लैडर को काम करना नहीं है, उसको खाना नहीं खा रहे तो पचाने के लिए उसको कॉन्ट्रैक्ट करके बाइल को बाहर नहीं निकालना, तो वहाँ बाइल इकट्ठा होता रहेगा। जैसे नाली में पानी खड़ा रहता है तो वो कीचड़ बन के और धीरे धीरे पथरीला सा हो जाता है, वैसे ही बाइल है। जब वो गॉल ब्लैडर के अंदर पड़ा रहेगा, ना बाहर नहीं आ रहा है, एक ही जगह पड़ा है, तो स्टेग्नेशन जिसको कहते हैं कि वहीं हाँ। इकट्ठा हो रहा है बस, तो वो प्रेसिपिटेट होके जम के उसमें से पथरी बन जाती है। उसके अलावा जब हम वेट रिडक्शन कर रहे हैं तो फैट के थ्रू जो मेटाबॉलिज्म फैट का हो रहा होता है, उसके थ्रू भी कोलेस्ट्रॉल बनता है और कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल का प्रेसिपिटेशन भी हो जाता है। तो ये कारण हैं कई बार गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन बनने के। इनफैक्ट बहुत सारे पेशेंट जिनमें बेरियाट्रिक सर्जरी की जाती है, उसके बाद आफ्टर अ ईयर और 2 दे प्रेजेंट विद गॉल स्टोन्स। अच्छा, एक ज़्यादातर लोग पूछते हैं कि, और ज़्यादातर लोगों का ये है भी, कंसेप्शन भी है, मिथ है कि जब किडनी की सर्जरी कराते हैं, कोई भी सर्जरी कराते हैं, तो हम अपने शरीर में से कोई चीज़ निकाल नहीं देते, उसको रिमूव बिल्कुल नहीं करते। लेकिन गॉल ब्लैडर सर्जरी के साथ ऐसा नहीं होता है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो कहते हैं कि अच्छा इसको निकाल दो। मतलब क्या ये सीरियसली इतना बिना यूज़ की चीज़ है हमारे शरीर में, या फिर लोग इसको निकालने से पहले भी 2 बार सोचते हैं कि अरे यार गॉल ब्लैडर सर्जरी बोल दी हमें? मतलब आप चाहते हैं कि ऐसा कोई प्रोसीजर हो कि गॉल ब्लैडर खोले, पथरी निकाले और बंद कर दें। नहीं, मैं जानना नहीं, चाहती ये आप हूँ। ठीक कह रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर पेशेंट जब हम उनको बताते हैं कि गॉल ब्लैडर निकलवा लो, वो कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप इसमें से बस पथरी निकाल दें और बंद कर दें। लेकिन जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि गॉल ब्लैडर में स्टोन बने ही क्यों, स्टेग्नेशन ऑफ बाइल हुआ। गॉल ब्लैडर की जो वॉल है उसकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी अगर ख़राब है, उनके अंदर भी पथरी बनती है। हमने अगर पथरी निकाल दी, थोड़े टाइम बाद दोबारा बन जाएगी पथरी। अब बार बार सर्जरी हाँ। नहीं कर सकते। एंड एट द सेम टाइम गॉल ब्लैडर इज जस्ट अ स्टोर हाउस, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना किडनीज है। किडनी का काम पूरी बॉडी की गंदगी को फिल्टर आउट करना है, तो हम स्टोन के लिए उसको नहीं निकाल सकते। लेकिन गॉल ब्लैडर का जो फंक्शन है वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और अगर हम उसको निकाल भी देते हैं तो बहुत ही मिनिमल, कुछ ही लोगों को थोड़े बहुत साइड इफेक्ट आते हैं। अदरवाइज मोस्टली पीपल आफ्टर फ्यू डेज दे डोंट इवन रिमेंबर कि गॉल ब्लैडर की सर्जरी हुई है। चलिए सर, अंत में मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि डॉक्टर के पास जाना ही ना पड़े, ना वेट लॉस सर्जरी कराने के लिए, ना स्टोन की सर्जरी कराने के लिए, ना किसी और चीज़ की सर्जरी कराने के लिए, एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीने का एक वो आप मंत्रा बता दें कि देखो बेयर मिनिमम जो है ये कर लो तो आपको डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बेयर मिनिमम मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि उतना करने में ही लोग बहुत अपनी हेल्थ पे काम करना, स्पेसिफिकली इन इंडियन सोसाइटी, स्पेसिफिकली विद मदर्स आर विमेन, जो किचन में जो बचा है वो सब हम ख़त्म कर लेंगे क्योंकि फेंकना आदत नहीं है हमारी, या इस तरीके की जो हमारी हैबिट्स हैं वो हमें अनहेल्दी बनाती हैं। देखिए, सारी बीमारियों को तो बचाया नहीं जा सकता, बहुत सी हैं जो होनी ही हैं, और हैं तो आपको डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। लेकिन हेल्दी लाइफस्टाइल ऐसी चीज़ है जो अगर उसके होते हुए कोई बीमारी है तो आपकी रिकवरी भी बेटर होती है। तो हेल्दी लाइफस्टाइल इसलिए नहीं कि डॉक्टर के पास ना जाना पड़े, इसलिए कि हमें अच्छा महसूस हो, हमें रखना चाहिए। तो हेल्दी लाइफस्टाइल का सबसे इम्पॉर्टेंट तरीका जो हमने डिस्कस किया था कि समझ बूझ के खाना है, बिना सोचे समझे नहीं खाना। प्रोसेस्ड फूड है उसको अवॉइड करें, फ्रेश फूड ही खाना चाहिए, घर का बना जैसे हम खाते हैं। और कैलोरी डेफिसिट अपने आप को रखें या कैलोरी इक्वल करके रखें। एक्सरसाइज रेगुलर करनी चाहिए। ये भी गलत है कि हम सुबह सुबह उठ के 10,000 20,000 स्टेप किए और पूरा दिन लेटे रहे, उससे भी कई डिजीजेस बने रहते हैं। सो हमें स्पेस आउट भी करना है कि हमें पूरा दिन थोड़ा एक्टिव रहना है और अपनी डाइट को कंट्रोल करना है, ऑयल्स एंड शुगर्स पे कंट्रोल करना है, कार्बोहाइड्रेट्स पे कंट्रोल करना है, विद क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन टू बी इंक्रीज्ड। हम लोग जो नॉर्थ इंडिया में तो खासकर, या बहुत सारे हैं जहाँ पे वेजिटेरियन डाइट है, तो उनके लिए प्रोटीन्स के सोर्सेस काफ़ी लिमिटेड होते हैं। तो हमें उस पर वर्क करना है कि पनीर है और दालें हैं जिनमें प्रोटीन का क्वांटिटी ज़्यादा है, हमें उनका पोर्शन साइज बढ़ाना पड़ेगा।
चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने बहुत ही एक्सप्लेन करके बताया कि अगर आप उस कंडीशन में हैं जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा मेडिकल प्रॉब्लम हो रही है और आप नॉर्मल अपना लाइफ नहीं बिता पा रहे, डेली रूटीन भी नहीं फॉलो कर पा रहे, तो सर्जरी से घबराना नहीं है, बिकॉज सर्जरी आपके लिए एक ऑप्शन है जो आपको ठीक रखेगा। हेल्दी लाइफस्टाइल पे आपको तब भी काम करना पड़ेगा, राइट? थैंक यू सर, थैंक्स। थैंक यू।